हेलो विद्यार्थी मित्रों। आज इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 के हिंदी विषय में पाठ पहला पत्र एवं डायरी के बारे में समझेंगे। इस पाठ में पत्र लेखन कैसे करते हैं, उसके अगत्य पॉइंट्स और डायरी लेखन कैसे लिखते हैं, उसके महत्वपूर्ण बातें हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, रेडी हो जाओ पाठ 1 पत्र एवं डायरी को समझने के लिए। विद्यार्थी मित्रों, इस पाठ में हम कौन सी चर्चा करने वाले हैं, ये पाठ का सार ये पढ़ने से हमें पता चलेगा। तो चलो देखते हैं। दूर बसे अपने संबंधियों, मित्रों, परिवारजनों तथा कभी-कभी विभिन्न अधिकारियों को पत्र लिखने की आवश्यकता रहती है। पत्रों के द्वारा हम अपनी बात अत्यंत सुगमता से उन तक पहुंचा सकते हैं। यद्यपि आजकल दूरभाष यानी कि टेलीफोन, तार यानी कि टेलीग्राम, ईमेल, इंटरनेट, मोबाइल फोन आदि द्वारा भी यह कार्य किया जाता है, फिर भी पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ है, क्योंकि पत्र के द्वारा विस्तार से अपनी बात व्यक्त की जा सकती है। यानी कि हमारी जो फीलिंग्स है वो फीलिंग्स हम दूसरों तक पत्र के माध्यम से विस्तार से बता सकते हैं। पत्र के द्वारा विचारों को प्रेषित करना अन्य साधनों की अपेक्षा से सस्ता है। यानी पत्र जब हम लिखते हैं तो उनका खर्च ज्यादा रहता नहीं है। अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने, शिकायत करने, आवेदन या प्रार्थना आदि के लिए केवल पत्रों का ही सहारा लिया जा सकता है, अन्य साधनों का नहीं। तो विद्यार्थी मित्रों, हम आज इस पाठ का सार हमने जो देखा है, पढ़ा है और समझा है, वैसा ही हम पूरे पाठ में इसका महत्व भी समझेंगे। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं पाठ की ओर। पाठ की ओर आगे बढ़ते हैं तो पत्र लेखन के निम्नलिखित रूप हमें मिलेंगे। तो पत्र लेखन के और भी प्रकार हैं, तो देखते हैं उस प्रकारों में जो पत्र लेखन लिखा जाता है। नंबर 1, व्यक्तिगत पत्र। इस प्रकार के पत्र अपने परिवारजनों और मित्रों को लिखे जाते हैं, जैसे कि निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र, आश्वासन पत्र, अनुमति पत्र और प्रार्थना पत्र इसी श्रेणी में आते हैं। मतलब कि ये जो सारे पत्र है वो व्यक्तिगत, इंडिविजुअल आप पत्र लिख सकते हो, जिसे हम व्यक्तिगत पत्र कहते हैं। नंबर 2, कार्यालयीन पत्र। ये पत्र अधिकारियों को उनसे संबंधित मामलों में शिकायत करने के लिए लिखे जाते हैं। नंबर 3, व्यावसायिक पत्र यानी कि बिजनेस लेटर। ये पत्र किसी व्यापारी से उससे संबंधित वस्तु मंगाने के लिए लिखे जाते हैं। तो इस प्रकार पत्र लेखन की 3 प्रकार हैं: व्यक्तिगत पत्र, कार्यालयीन पत्र और व्यावसायिक पत्र। विद्यार्थी मित्रों, पत्र लेखन के लिए ध्यान में रखे जाने वाली बातें। विद्यार्थी मित्रों, जब हम किसी और को पत्र लिखते हैं और अच्छे ढंग से हमें पत्र लिखना है, तो कुछ बातें ध्यान में लेनी चाहिए। तो वो कौन सी बातें हैं, तो चलो देखते हैं। नंबर 1, पत्र में सबसे ऊपर बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड पूरा पता और दिनांक लिखनी है। नंबर 2, जिसे पत्र लिखना हो उसके लिए बाईं ओर शिष्ट भाषा में संबोधन लिखे। नंबर 3, इसके बाद पत्र के मुख्य कलेवर में विषय वस्तु प्रस्तुत करें, यानी कि जो आपको बात बतानी है, उसको एक्सप्लेन करनी है, वो बात यहाँ पे लिखनी है। नंबर 4, पत्र के अंत में नीचे बाईं ओर
पत्र लिखने वाला अपना संबंध और नाम लिखे। नंबर 5, पत्र में मित्र या सखी या अपने से छोटों के लिए तुम सर्वनाम तथा अपने से बड़ों के लिए आप सर्वनाम का प्रयोग करें। नंबर 6, पत्र अधिक लंबा न हो और उसमें आवश्यक बातें ही लिखी जाए, यानी कि हमें पत्र बहुत लंबा नहीं लिखना है और जितनी बातें हमें बतानी आवश्यक लगे उतनी ही बातें हमें बतानी चाहिए। नंबर 7, पत्र में बोलचाल की सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, जब आप किसी को पत्र लिखते हो तो पत्र में जो आप बात बताना चाहते हो सरल भाषा में होनी चाहिए, क्योंकि सामने वाला जब पढ़ता है तो उसे बात समझ में आनी चाहिए। इसीलिए जब भी आप पत्र लिखो तो बोलचाल की भाषा सरल होनी चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, अब हम देखेंगे संबोधन, अभिवादन आदि की तालिका। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे जब हम पत्र लेखन लिखते हैं तो उस पत्रों में कई ऐसे सारे शब्द हैं जो महत्वपूर्ण हैं पत्र लेखन के लिए, और ये जो शब्द नहीं होंगे तो मानो कि पत्र अधूरा सा लगता है। इसीलिए हमें ऐसे कई सारे जो शब्द हैं वो हम आज समझेंगे और एक कोष्टक के माध्यम से समझेंगे, एक टेबल के माध्यम से उन शब्दों का हम महत्व समझेंगे। तो चलो विद्यार्थी मित्रों, हम कोष्टक देखें, यानी कि टेबल देख लेते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आप टेबल की ऊपर की ओर देखेंगे तो पत्र का प्रकार, संबंध, अभिवादन संबंधी शब्द, पत्र की समाप्ति पर लिखी जाने वाली शब्दावली, ये सारे अर्थ का हमें महत्व समझना है इन शब्दों का। तो पत्र का पहला प्रकार है व्यक्तिगत पत्र। तो व्यक्तिगत पत्र हम अपने संबंधियों को या मित्रों को पत्र लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक पुत्र अपने पिता को जब पत्र लिखता है तो वो अभिवादन संबंधी क्या शब्द लिखेगा? पूज्य पिताजी या पूजनीय पिताजी। और पत्र की समाप्ति पर वो लिखेगा आपका आज्ञाकारी पुत्र। जब पिता पुत्र को पत्र लिखता है तो वो क्या लिखेगा अभिवादन में? प्रिय, आयुष्मान और अपने पुत्र का नाम। और पत्र की समाप्ति पर वो लिखेंगे आपका शुभचिंतक। जब पुत्र अपनी माता को पत्र लिखता है तो वो अभिवादन में कौन सा शब्द लिखेगा? वो तो पूज्या माताजी या पूजनीया माताजी लिखेगा। और पत्र की समाप्ति पर वो लिखेगा आपका आज्ञाकारी पुत्र। जब माता अपने पुत्र को पत्र लिखती है तो वो अभिवादन संबंधी शब्द प्रिय या आयुष्मान और अपने पुत्र का नाम लिखेगी। और पत्र की समाप्ति पर वो लिखेंगे तुम्हारी माता, तुम्हारी शुभचिंतक। छोटा भाई बड़े भाई को जब पत्र लिखता है तो वो अभिवादन संबंधी शब्द कौन सा होगा? तो आदरणीय भाई साहब। और पत्र की समाप्ति पर वो लिखेगा आपका स्नेहाकांक्षी या स्नेहभाजन। जब बड़ा या छोटा भाई जब अपनी बहन को, छोटी बहन को जब पत्र लिखेगा तो अभिवादन में आयुष्यमती, अपनी बहन का नाम, प्रिय और अपनी बहन का नाम लिखेगा। और पत्र की समाप्ति पर वो लिखेगा तुम्हारा शुभचिंतक या तुम्हारा शुभेच्छु। जब एक मित्र अपने मित्रों को पत्र लिखता है, एक मित्र अपने मित्र को जब पत्र लिखता है तो अभिवादन संबंधी जो शब्द है वो प्रिय और अपने मित्र का नाम लिखता है। और पत्र की समाप्ति पर वो लिखेगा तुम्हारा मित्र और तुम्हारी सखी। जो लड़की अपनी सखी को पत्र लिखती है तब ये लिखा जाता है। शिष्य अपने गुरु को जब पत्र लिखता है तो अभिवादन संबंधी जो शब्द है वो पूजनीय या श्रद्धेय गुरु जी, ऐसा अभिवादन शब्द का चयन करेगा। और पत्र की समाप्ति पर वो लिखेगा आपका आज्ञाकारी शिष्य। जब गुरु शिष्य को पत्र लिखता है तो अभिवादन शब्द चिरंजीव या शिष्य का नाम लिखेगा बाद में।
और पत्र की समाप्ति पर वो लिखेंगे तुम्हारा शुभचिंतक। अब पत्र का प्रकार है व्यावसायिक पत्र। एक पुस्तक विक्रेता को जब हम पत्र लिखते हैं तो अभिवादन में लिखेंगे महोदय, और पत्र की समाप्ति पर लिखेंगे भवदीय। जब बैंक मैनेजर को हम पत्र लिखते हैं या व्यापारी या दुकानदार को जब हम पत्र लिखते हैं तो हम अभिवादन में लिखेंगे श्रीमान प्रबंधक, और पत्र की समाप्ति पर लिखेंगे भवदीय। पत्र का अगला प्रकार है कार्यालय पत्र। किसी विभाग के अधिकारी को जब हम पत्र लिखते हैं तो वहां पे लिखेंगे मान्यवर या महोदय, और पत्र की समाप्ति पर हम लिखेंगे भवदीय या निवेदक। जब हम समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखते हैं तो अभिवादन में हम श्रीमान संपादक महोदय शब्द का उपयोग करेंगे, और पत्र की समाप्ति पर हम भवदीय भी लिख सकते हैं, निवेदक भी लिख सकते हैं, प्रार्थी भी लिख सकते हैं और विनीत भी शब्द लिख सकते हैं। पत्र के अगले प्रकार पर चलते हैं प्रार्थना पत्र। तो प्रार्थना पत्र जब हम लिखते हैं प्रधानाचार्य को, यानी कि हमारे स्कूल के प्रिंसिपल को हम पत्र लिखते हैं तो वहां पे हम अभिवादन शब्द श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय शब्द का उपयोग करेंगे, और पत्र की समाप्ति पर हम लिखेंगे भवदीय या निवेदक, आपकी पार्थी, विनीत, आपकी आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या जैसे शब्द हम उपयोग कर सकते हैं। जब हम किसी अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो हम अभिवादन शब्द जो है वो मान्यवर महोदय ये शब्द का उपयोग करके हम पत्र लिखेंगे, और पत्र की समाप्ति पर हम लिखेंगे ये जो सारे शब्द दिए हैं भवदीय, निवेदक, आपकी पार्थी, विनीत, आपकी आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या जैसे शब्द का हम चयन कर सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, ये जो सारे पत्र के प्रकार है, कौन से संबंध या अभिवादन शब्द या पत्र की समाप्ति पर कौन सा शब्दावली उपयोग कर सकते हैं, तो ये पूरा टेबल है। जब भी आप किसी को पत्र लिखते हो तो ये सारे शब्द को आपको यूज करना पड़ेगा। यानी कि व्यक्तिगत पत्र लिखते हो तो अभिवादन संबंधी कौन सा शब्द हम उपयोग करें, ये सारा एक टेबल पे देख के आप लिख सकते हो। तो हम समझते हैं ये जो सारे शब्द है ये हमारे पत्र को और बेहतर बनाता है, और पत्र मानो कि अच्छा लिखा जा सकता है। लेकिन इन सारे शब्दों के बिना पत्र अधूरा सा लगता है। तो विद्यार्थी मित्र, जब भी आप पत्र लिखो तो ये सारे शब्द का महत्व आपको याद रहना चाहिए। विद्यार्थी मित्र, अब हम देखेंगे पत्रों के प्रकार के कुछ नमूने वीडियो के माध्यम से, और देखेंगे कि पत्र कैसे लिखे जाते हैं। तो आए वीडियो के माध्यम से देखते हैं। निमंत्रण पत्र। जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र। 90 बुद्धनगर सोसाइटी, लिंबायत, सूरत 394210, 8 अगस्त 2011। प्रिय मित्र स्नेहल, सप्रेम स्मरण। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि अगले रविवार को मेरा जन्मदिन है। इस बार तो छुट्टी के दिन ही मेरा जन्मदिन है, इसीलिए मैं अपने सभी मित्रों को बुलाना चाहता हूँ और उन सबको आज निमंत्रण भेज रहा हूँ। तुम जानते ही हो कि सालगिरह का दिन कितने आनंद का दिन होता है। उस दिन हमारे कई रिश्तेदार भी यहाँ आएंगे। विपिन, साजिद, प्रशांत, सानिया आदि सब अवश्य आएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस दिन यहाँ जरूर आओ। यदि तुम नहीं आओगे तो हम सबको बुरा लगेगा। हम तो उस दिन सारा समय आनंद में ही बिताना चाहते हैं। दिन भर भोजन, जलसा, खेल आदि होगा और रात को सिनेमा देखने भी जाएंगे। मुझे आशा है कि इस अवसर पर तुम भी जरूर आओगे और मेरे उत्साह और आनंद को बढ़ाओगे। तुम्हारे माता पिता को सादर चरण स्पर्श, छोटे भाई कमल और बहन संगीता को प्यार। तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा करूंगा। तुम्हारा मित्र साहिल शाह।
बधाई पत्र। सालगिरह, जन्मदिन पर बधाई पत्र। शांति सदन, रावपुरा, बड़ौदा, 10 अगस्त 2011। प्रिय मित्र साहिल, सप्रेम स्मरण। कल ही तुम्हारा पत्र मिला तो हम सब बहुत खुश हुए। हमें तुम्हारी सालगिरह का निमंत्रण भी मिला और यह जानकर विशेष प्रसन्नता हुई कि कल ही तुम्हारी सालगिरह है। इधर माँ कुछ दिनों से बीमार रहती है। पिताजी को तो सुबह 10 बजे ही दफ्तर जाना पड़ता है। दर्शना को भी सुबह स्कूल जाना पड़ता है और वह तो है भी छोटी। इसी कारण घर का बोझ मुझ पर ही है। अब तुम ही कहो, यह सारा बोझ किसको सौंपकर तुमसे आ मिलो। मेरे दिल में तो बहुत होता है कि इस शुभ अवसर पर उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं, परंतु घर की स्थिति का विचार करके विवश हो जाता हूं और मन करते हुए भी नहीं आ सकता। तुम तो अब 1 साल बड़े हो गए हो। इस अवसर पर मैं तुम्हें बधाई क्यों ना दूं। मैं तो चाहता हूं कि बार बार तुम्हारी सालगिरह आया करे और हमें खुशियां मनाने का मौका मिले। इस मंगल अवसर पर उपस्थित न रह सकते हुए भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए शुभकामना है। मैं चाहता हूं कि ईश्वर तुम्हें चिरंजीव रखे और तुम्हारा नया वर्ष शुभदायी हो। तुम्हारा मित्र स्नेहल। आश्वासन पत्र। खेल महाकुंभ में असफल, अच्छा प्रदर्शन नहीं करने पर सखी को आश्वासन पत्र। मातृछाया, स्टेशन रोड, कालूपुर, अहमदाबाद, 17 नवंबर 2011। प्रिय सखी जागृति, सप्रेम स्मृति। आज तुम्हारे पिताजी से फोन द्वारा पता चला कि तुम खेल महाकुंभ में चक्रफेव प्रतियोगिता में असफल रही हो। इस समाचार से मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम्हारा इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। हमने तुमसे बहुत आशा लगा रखी थी कि तुम जिले में प्रथम आओगी। प्रिय सखी, खेल में हमेशा जीतना ही महत्वपूर्ण नहीं होता। अब तो जो कुछ होने वाला था हो गया है, इसीलिए उसका शोक न करना चाहिए और इस असफलता से निराश भी न होना चाहिए। असफलता भी सफलता का सोपान है। सफलता उन्हीं के चरण चूमती है जो अपने ध्येय प्राप्ति के मार्ग में डटे रहते हैं। अब निराश या हताशा होने के कोई फायदा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि अब तुम दुगने उत्साह से अभ्यास करो तो अगले साल तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी। तुम अपने जिले में ही नहीं गुजरात में प्रथम आओगी। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात मानोगी और अपने अभ्यास में मनोयोग से लग जाओगी। तुम्हारा सखी अवनी। अनुमति पत्र। प्रवास में जाने के अनुमति के लिए पिता को पत्र। जीवन भारती छात्रालय, स्टेशन रोड, दाहोद, 29 सितंबर 2011। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। आपका पत्र मिला। सबकी कुशलता जानकर बड़ी खुशी हुई। आप मेरी जरा भी चिंता न करें। आपको सूचित करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारी कक्षा के सब विद्यार्थी अगले महीने की 17 तारीख को अजंता इलोरा की गुफाएं देखने जाने वाले हैं। मैं भी उस प्रवास में सम्मिलित होना चाहता हूँ। स्कूल बस की व्यवस्था की गई है। यह प्रवास 3 दिन का रहेगा और 800 रुपये का खर्च आएगा। इस प्रवास में बहुत से दर्शनीय स्थल देखने को मिलेंगे। मेरे सभी साथी मनीष, साहिल, श्रेया, जाकिर, वहीदा, गुरमीत और डेविड भी इस प्रवास में जाने वाले हैं। मैं भी इस प्रवास में शामिल होना चाहता हूँ। आप पत्र द्वारा इस प्रवास के लिए मुझे अनुमति देने और 800 रुपये मनी ऑर्डर से भेजने की कृपा करें। पूजनीय पिताजी को सादर प्रणाम। सोनल को प्यार। आपका आज्ञाकारी पुत्र रमेश। प्रार्थना पत्र। छुट्टी के लिए प्रधान अध्यापक को पत्र। देसाई फलिया, भावनगर, 23 फरवरी 2011। सेवा में
श्री आचार्य महोदय, DA सार्वजनिक विद्यालय, भावनगर। आदरणीय गुरुदेव, सविनय निवेदन है कि मेरी बहन की शादी आगामी 27 तारीख को निश्चित हो गई है। मैं उसका इकलौता भाई हूँ। हम लोगों की यहाँ शादी की कितनी धूम रहती है, इससे तो आप अनजान नहीं हैं। फलतः मैं तारीख 24 और 28 5 दिन तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगा। पिताजी का पत्र इस प्रार्थना पत्र के साथ भेज रहा हूँ। आशा है आप मुझे यह अवकाश प्रदान करने की कृपा करेंगे। इसके लिए मैं सदैव आपका कृतज्ञ रहूंगा। आपका आज्ञाकारी छात्र मनोज पटेल, क्रमांक 25 वर्ग 8A। कार्यालय पत्र। स्वास्थ्य अधिकारी को गंदगी के बारे में शिकायत। तारीख 20 मई 2011। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, महानगर पालिका बड़ौदा। मान्यवर, सविनय निवेदन है कि मैं गायत्री मोहल्ला में रहता हूँ। यह मोहल्ला पिछले कई दिनों से ठीक नहीं से साफ हो रहा है। आजकल शादी का मौसम है, रास्ते पर गंदगी फैली हुई है। पास के कूड़ेदान में सब जूठन डाल जाते हैं। बदबू के कारण पिछले 2 दिन से तो यह हाल हो गया है कि वहां से आना जाना भी मुश्किल हो गया है। आने जाने वाले सभी लोग परेशान हो रहे हैं। यदि गंदगी को शीघ्र न हटाया गया तो मोहल्ले भर में बीमारी फैल जाने का डर है। आशा है आप शीघ्र ही उसे हटवाने की व्यवस्था करेंगे। आपका विनम्र सेवक सुरेश भाई M परमार, गायत्री मोहल्ला बड़ौदा। व्यावसायिक पत्र। पुस्तकें भेजने के लिए पुस्तक विक्रेता को पत्र। तारीख 10 जुलाई 2011। सेवा में व्यवस्थापक श्री गजानन पुस्तकालय, सुभाष रोड, वलसाड़। महोदय, मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की आवश्यकता है। उन्हें आप डाक से भेजने की कृपा करें। नंबर 1, नन्ना कोश, श्री रतिलाल नायक। नंबर 2, नालंदा विशाल शब्द सागर, श्री नवल जी। नंबर 3, बृहद हिंदी शब्दकोश, डॉक्टर श्याम बहादुर वर्मा, डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा। नंबर 4, साहित्यिक मुहावरा लोकोक्ति कोश, हरिवंश राय शर्मा। कृपया उपयुक्त पुस्तकें उचित कमीशन काटकर शीघ्र ही VPP वैल्यूएबल पेबल पोस्ट से भेजें। भवदीय प्रतीक्षा, शांति भवन, MG रोड, राजकोट 360001। विद्यार्थी मित्रों, अब हम देखेंगे संदेश या व्यवहार के साधन, यानी कि मैसेज भेजने के डिवाइस। विद्यार्थी मित्र को पुराने जमाने में मैसेज भेजने के लिए इस पक्षी का उपयोग होता था, जिसे हम कबूतर कहते हैं। और आप भी जानते हो कबूतर बहुत दूर तक उड़कर जा सकते हैं, और इसीलिए पुराने जमाने के लोग इस कबूतर का उपयोग करते थे मैसेज देने के लिए। विद्यार्थी मित्रों, कबूतर के बाद जब राजा महाराजा अपने मैसेज दूत के साथ भेजते थे, जिसे हम हिंदी में खेपिया भी बोलते हैं और दूत भी कह सकते हैं। और चौथा नंबर है, आज के ज़माने में जो एक डाकिया हर एक घर के अंदर जब चिट्ठी आती है किसी अपने परिवारजनों से या मित्रों से, तो ये डाकिया अपने डाक घर से चिट्ठी लेकर उस व्यक्ति तक पहुंचाता है, जिसे हम डाकिया बोलते हैं और हिंदी में कहते हैं उसे टपाली भी कह सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, अब हम देखेंगे
पत्र के कुछ नमूने, जहाँ पे एक पत्र है अंतर्देशी कार्ड, वो कैसा दिखता है वो आप देख सकते हो। यहाँ पे एक पिक्स रखा गया है अंतर्देशी कार्ड का, और एक दूसरा कार्ड है जिसे हम बोलते हैं पोस्ट कार्ड। तो ये पोस्ट कार्ड इस तरह से दिखता है। तो ऐसे आज के ज़माने में ऐसे पत्र लेखन होते हैं कई कई बार। तो इस पत्र को के द्वारा हम अपना मैसेज या संदेश हमारे रिलेटिव या परिवारजन होते हैं या मित्र जो होते हैं उनको हम भेजते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे ज़माने में, अभी प्रेजेंट समय में, हम मैसेज भेजने के लिए हम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं मोबाइल। और मोबाइल में कई सारी ऐसी एप्लीकेशन अवेलेबल है जिसे हम शॉर्ट टाइम में इमरजेंसी पे या इंस्टेंटली हम मैसेज भेजते हैं और मैसेज का जवाब भी हमें मिलता है। तो आज का जो वर्तमान काल में मैसेज भेजने का एक अच्छा तरीका है जिसे हम बोलते हैं मोबाइल। साथ साथ में ईमेल के बारे में भी हम जानते ही है कि कंप्यूटर के द्वारा इंटरनेट के माध्यम से हम अपना जो भी बड़ा सा मैसेज किसी और को देना चाहते हैं तो ईमेल के द्वारा हम मैसेज दे सकते हैं। ईमेल का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी कि कंप्यूटर द्वारा या मोबाइल द्वारा हम मैसेज भेज सकते हैं ईमेल में। ईमेल करने के लिए हमारे पास ईमेल आईडी होना जरूरी है, तभी हम ये इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेज भिजवा सकते हैं अपने परिवारजनों या मित्रों को। विद्यार्थी मित्रों, अब हम चलते हैं पत्र एवं डायरी के दूसरे भाग में, जहाँ पे डायरी लेखन हम समझेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे देख सकते हो कि डायरी लेखन की एक डायरी हमारे पास आ चुकी है 2020 की। तो अब डायरी लेखन कैसे लिखते हैं, डायरी लेखन की विशेषताएं क्या है, डायरी लेखन के लाभ क्या है, इसके बारे में जानेंगे। और साथ साथ में डायरी लेखन के कुछ नमूने भी हम देखने वाले हैं। तो चलो चलते हैं। डायरी लेखन की विशेषताएं पहले देखते हैं। नंबर 1, डायरी लेखन में क्रमबद्धता हो। नंबर 2, इसमें लिखा गया विवरण संक्षिप्त, सारगर्भित तथा वास्तविक हो। यानी कि आप डायरी लेखन में जो भी घटना लिखना चाहते हैं वो संक्षिप्त होनी चाहिए, यानी छोटी होनी चाहिए। और वो जो घटना लिखते हैं उसमें से हमें अर्थ, यानी कि सार गर्भित, यानी कि अर्थ निकलना चाहिए, या उस घटना का हम महत्व हमारे जीवन में होना चाहिए, तथा जो घटना आप लिखते हो वो वास्तविक के रूप में होनी चाहिए। नंबर 3, डायरी लेखन में स्थान यानी प्लेस, तिथि यानी डेट, घटना या तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना आवश्यक है। यानी कि जो भी घटना आप लिखते हो वो कौन से स्थान पे होती है, कौन से डेट पे होती है, कौन से समय पे होती है, वो सारा उल्लेख वास्तविक होना आवश्यक रहता है। नंबर 4, डायरी लिखते समय आलोचना, टीका टिप्पणी, बनावटीपन, काल्पनिकता, चित्रात्मकता, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, जब हम डायरी लिखते हैं तो हमारी घटना का जो हम लेखा जोखा डायरी में लिखते हैं, तो हम हमारी घटना तो लिखते हैं, साथ साथ में हमारे साथ जुड़े हुए कई सारे ऐसे लोग होते हैं जब हम, तो उन लोगों की आलोचना नहीं करनी चाहिए, टीका टिप्पणी भी नहीं करनी चाहिए, और घटना जैसी है वैसी ही बतानी चाहिए, उसमें बनावटीपन नहीं होना चाहिए। और साथ साथ काल्पनिकता तो डायरी लेखन में होनी ही नहीं चाहिए। और हाँ, जब हम घटना लिखते हैं तो हमारे आंखों के सामने वो घटना वैसे ही होती है, ऐसा चित्रात्मकता होनी चाहिए। और डायरी लेखन जब हम लिखते हैं तो अनावश्यक विस्तार, यानी कि घटना को लंबी चौड़ी एक्सप्लेन नहीं करनी है, यानी कि घटना का विवरण हमें संक्षिप्त में देना है, तो अनावश्यक विस्तार से हमें बचना चाहिए। तो इस प्रकार डायरी लेखन की विशेषताएं हैं।
अब हम देखेंगे डायरी लेखन के लाभ, यानी कि हर एक मनुष्य कोई ना कोई चीज जब करता है तो उसके पीछे उसकी उसकी दृष्टि लाभ लेने की होती है। तो डायरी लेखन जब हम करते हैं तो उसके लाभ क्या है वो देखते हैं अब। इससे जीवन में घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। तो विद्यार्थी मित्रों, जब आप डायरी लेखन लिखते हो तो जब आपकी जो हकीकत घटना घटी है आपके साथ, वो घटना आप डायरी लेखन में लिखते हो। और कई वर्षों वर्षों के बाद जब हम ये डायरी लेखन ओपन करते हैं, तब हमको जब हमारे जीवन पिछले जीवन में जब जो भी घटनाएं घटी है उसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है, या हमारे साथ कौन कौन जुड़े हैं वो लोग के नाम भी हमें शायद पता चलते हैं, या एड्रेस भी पता चलता है। ठीक है, तो इस प्रकार घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। नंबर 2, डायरी में तथ्यों का उल्लेख रहता है। उसमें व्यक्ति दिन भर जो अच्छे बुरे काम करता है उसका उल्लेख भी रहता है। इससे शयनः शयनः बुराइयों से बचा जा सकता है। तो विद्यार्थी मित्रों, डायरी लेखन में जो भी आप घटना लिखते हो तो वास्तविक हकीकत का उल्लेख उसमें रहता है। उसमें व्यक्ति दिन भर जो अच्छे बुरे काम करते हैं उस काम की घटनाएं भी रहती है, उसका उल्लेख भी तो रहता है। ये चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, घटना घटती है और आपके जीवन में महत्वपूर्ण है, तो ये घटना हमें डायरी लेखन में लिखनी चाहिए। वैसी घटना, अच्छे बुरे जैसे घटना लिखते हैं तो हम जब बुरी घटनाएं भी लिखते हैं तो हम आगे जाके ऐसी बुराइयां न करें, ऐसी बुराइयों से बचे। इसीलिए हमें अच्छे बुरे काम दोनों भी लिखने चाहिए डायरी लेखन में। नंबर 3, डायरी ही ऐसा दस्तावेज है जिसे पढ़कर व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभवों तथा घटनाओं की जानकारी और वह भी संबंधित व्यक्ति के शब्दों में प्राप्त की जा सकती है। यानी कि हम जब डायरी लेखन में अपनी घटना लिखते हैं वास्तविक, तो हमारे साथ जुड़े हुए कई सारे व्यक्ति के जीवन के बारे में पता चलता है, अनुभवों के बारे में पता चलता है, और हमारे साथ जो घटी घटनाएं है उस घटना की जानकारी भी हमें प्राप्त होती है, और उस घटना के संबंधित जो व्यक्ति है उस व्यक्ति के शब्दों में भी प्राप्त की जा सकती है। तो इस प्रकार डायरी लेखन के लाभ हमने देखे। डायरी लेखन के कुछ नमूने हम देखेंगे यहाँ पे। 7 अगस्त 2010, जामनगर। आज नए विद्यालय में मेरा पहला दिन था। मन में विभिन्न प्रकार के विचारों की उथल पुथल चल रही थी तथा अनेक अनजानी आशंकाएं अनायास ही मुझे डरा रही थी। 9 बजे पिताजी के साथ मैं अपने नए विद्यालय आदर्श मंदिर में पहुंचा। प्रधानाचार्य कक्ष में जाने पर उन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न किए जिनके उत्तर मैंने दे दिए। मेरे उत्तरों से वे संतुष्ट नजर आए। उन्होंने मुझे प्रवेश के लिए निर्धारित फॉर्म दिया। मन को राहत मिली। थोड़ी ही देर में शुल्क आदि जमा करवाने के बाद मैं अपनी नई कक्षा में पहुंच गया। अपने नए दोस्तों, अध्यापक और आचार्य से मिलकर ऐसा नहीं लगा कि मैं नए विद्यालय में आ गया हूं। तो विद्यार्थी मित्रों, हम भी अपनी डायरी लेखन में हमारी रोज की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो हम डायरी लेखन में लिख सकते हैं, और कई वर्षों के बाद हमें डायरी लेखन ही हमें कुछ मदद करे तो डायरी लेखन जरा लिखना जरूरी है। तो जो हम लिखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम कैसे इंसान है। इससे भी हमारे अलग अलग व्यक्तियों के व्यक्तित्व के बारे में भी पता चलता है। विद्यार्थी मित्रों, इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद है, और वीडियो जो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और विद्यार्थी मित्रों, आपने अभी भी हमारी चैनल यानी कि प्रमुख स्टडी यूट्यूब चैनल को आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कृपया करके सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले जो वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे और आपका जो स्टडी है, आपका अभ्यास है वो चलता रहे। तो विद्यार्थी मित्रों, अब एक नए वीडियो के माध्यम से हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।